Welcome students. This session we will be discussing questions that have appeared in XCMT examination in the quantitative aptitude section. So as you must be knowing that in XCMT 2024 there were total 20 questions in 40 minutes in QA section. Out of those 20 we will be discussing 15 questions. और क्योंकि these questions are memory based तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है. यू कैन कमेंट कि किसी क्वेश्चन में जहाँ पे कि लैंग्वेज में डिफरेंस हो, या फिर मैं खुद ही बताऊंगा कि यहाँ पे दीज आर द पॉसिबल आंसर्स, या फिर दिस इज द पॉसिबल आंसर, बट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA. आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियोज ऑन CUET एग्जामिनेशन, CUET Maharashtra CET, and will also make a few on SRCC GBO as well. So you can follow those playlists. Question number 1 is, let x, y and z be positive integers satisfying x is less than y and y is less than z, and x plus y plus z is a constant k. Which of the following is the smallest values of k which does not determine x, y and z uniquely? तो हमें सबसे छोटी वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है सच दैट वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन x, y एंड z यूनिकली. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, x, y, z डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेम नहीं हो सकते. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने k इज इक्वल टू 3 ले लिया, सो k इज इक्वल टू 3 पे तो 3 हमारे नंबर्स तभी हो सकते हैं जबकि 1 + 1 + 1 हो. इजंट इट सो? सो क्लियरली k इज इक्वल टू, जब तक हम अगर हम सबसे छोटे भी वैल्यूज लें x, y और z की, तो क्या हो सकते हैं, सिंस दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो x मस्ट बी इक्वल टू 1, y मस्ट बी इक्वल टू 2 and z must be equal to 3. तो minimum value of k will be equal to 6. Minimum value of k will be equal to 6. अब अगर हम इंक्रीज करते हैं 1 से, तो हम x को तो 1 से इंक्रीज कर नहीं सकते जब तक y और z को इंक्रीज ना करें, बिकॉज x को जैसे ही 1 से इंक्रीज करेंगे x और y दोनों सेम हो जाएंगे. तो अगर z को हम 1 से इंक्रीज करें तो नाउ दिस विल बी 1 + 2 + 4 एंड k की वैल्यू आ जाएगी 7. बट 7 सम बनाने का कोई और तरीका नहीं है. दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. अगर हम फिर से एक बार z को 1 से इंक्रीज करें, so now we can get 1 + 2 + 5 which is equal to 8, which is equal to 8. बट अगर हमें 1 से इंक्रीज करना है तो इस बार क्योंकि 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो वी कैन ऑल्सो ट्वीक इट लाइक दिस 1 + 3 + 4. तब भी तो सम हमारा 8 ही आएगा, तब भी तो सम 8 ही आएगा. सो 8 इज सच मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच वी कैन नॉट डिटरमाइन x, y एंड z यूनिकली. x तो यूनिकली डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू तो यूनिकली हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है x, y और z तीनों यूनिक होने चाहिए. तो y कैन बी 2 और 3, z कैन बी 5 और 4. तो x और z का जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी 1, 2 एंड 5 और 1, 3 एंड 4. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस यूनिकली, सो डेफिनेटली k विल बी इक्वल टू 8 एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू. इससे ऊपर की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहां पे हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बट मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू विल बी k इज इक्वल टू 8. इज दैट क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने डिस्कस कर ली कि x इक्वल टू 1 फिर भी है दोनों केसेस में, तो x की वैल्यू तो हम यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, y और z नहीं कर पा रहे. ओके, बिकॉज जस्ट इन केस क्वेश्चन को ट्वीक किया जाए तो दैट शुड ऑल्सो बी नोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 50 पैसा कॉइन्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल, 6 ऑफ दीज शो टेल्स, 4 आर शोइंग हेड्स. तो टोटल 10 कॉइन्स हैं एंड आउट ऑफ दीज 10 कॉइन्स 6 आर शोइंग टेल्स एंड 4 आर शोइंग हेड्स. A coin is chosen at random and flipped over, not tossed. टॉस नहीं किया है, फ्लिप ओवर किया है, यानी कि अगर टेल था तो हेड हो जाएगा, हेड था तो टेल हो जाएगा. ठीक है, बहुत प्यारा और अच्छा सवाल है, समझने वाला है. दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 7 टाइम्स. इस ऑपरेशन को 7 टाइम्स किया, सेम कॉइन पे नहीं किया है. क्या प्रोसेस, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? ऑपरेशन इज 1 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड फ्लिप्ड ओवर. तो किसी एक कॉइन को 10 में से चूज किया और उसको फ्लिप किया, और ये इस ऑपरेशन को 7 टाइम्स किया है, यानी कि हर बार हमने एक रैंडम कॉइन को चूज किया है. सेम कॉइन इज नॉट टॉस्ड, सेम कॉइन इज नॉट फ्लिप्ड. ठीक है, डिफरेंट कॉइन्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है. देन क्वेश्चन इज वन ऑफ द कॉइन्स इज देन कवर्ड. एक कॉइन को हमने कवर कर लिया, उसका आउटकम हमें नहीं पता. एंड ऑफ द रिमेनिंग 9 कॉइन्स 5 आर शोइंग टेल्स एंड 4 आर शोइंग हेड्स. तो अब हमें पता है आफ्टर दीज 7 ऑपरेशंस 9 कॉइन्स का रिजल्ट हमारा क्या है? आफ्टर 9 5 आर टेल्स एंड 4 आर हेड्स, और एक को हमने कवर करके रखा है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अब जिसको हमने कवर करके रखा है या तो उस पर हेड होगा और या फिर उस पर टेल होगा. अगर उस कवर्ड कॉइन पे हेड हुआ तो टोटल हमारे हो जाएंगे 5 टेल एंड 5 हेड्स, और अगर उस पर टेल हुआ देन देयर विल बी 6 टेल्स एंड 4 हेड्स. सो दीज आर द पॉसिबल केसेस.
क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दीज आर द पॉसिबल केसेस। और इनमें से एक केस तो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग वाला केस ही है, 6 टेल्स एंड 4 हेड्स। तो वी हैव टू चेक क्या स्टार्टिंग वाला केस हमारा 7 फ्लिप्स के बाद में हो सकता है, 7 फ्लिप्स के बाद में क्या ये पॉसिबल है? अगर हमारा सेम कॉइन होता, थिंक अबाउट इट, अगर हमारा सेम कॉइन है उसको हम फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस से जब हमने फर्स्ट फ्लिप किया और दैट कॉइन वाज एक्चुअली अ टेल कॉइन, टेल था उस पर स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा? टेल से हेड हो जाएगा, टेल विल बिकम हेड, तो इफेक्टिवली हमारे 5 टेल और 5 हेड्स हो जाएंगे। Isn't it so? और अगर फर्स्ट फ्लिप जो हमने किया तो उस कॉइन पे ऑलरेडी हेड था, और तो हेड से टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक टेल इंक्रीज कर जाएगा, तो 7 टेल्स हो जाएंगे और 3 हेड्स हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट फ्लिप की कहानी होगी, इन दोनों में से कोई एक आउटकम आएगा। अब इसके बाद में सेकंड फ्लिप जो हम करेंगे वहां भी ऐसे ही केस बनेगा कि सेकंड फ्लिप जिसको कर रहे हैं उस पर टेल होगा तो ये होगा, हेड होगा तो ये होगा। तो हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे एग्जैक्टली कि हमारा क्या आउटकम आ सकता है? देखो, एक दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। हमें गिवन है कि इस ऑपरेशन को हमने 7 टाइम्स परफॉर्म किया है। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, अगर हम सेम ही कॉइन लेते हैं, ठीक है, सेम कॉइन को बार बार फ्लिप करा रहे हैं, ओके, सेम कॉइन को हम बार बार फ्लिप करा रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट फ्लिप में जिसमें टेल था उस कॉइन को लिया, ठीक है, तो टेल वाले को चेंज किया हमने, तो 5 टेल्स 5 हेड्स हो जाएंगे। बट अब जिसमें टेल था वो हेड हो गया, अब उसमें हेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर उसमें हेड हो गया है, दोबारा से उसको फ्लिप कराओगे तो अगेन वो हेड टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास हो जाएगा 6 टेल्स एंड 4 हेड्स, और फिर से उसको फ्लिप कराओगे, ठीक है, ये तो सेकंड ऑपरेशन था। जब थर्ड ऑपरेशन कराओगे उसी पे, अब उस पे टेल आ गया है, फ्लिप करोगे टेल वापस से हेड में चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 5 टेल्स एंड 5 हेड्स, और फिर से अब उसको फ्लिप कराओगे तो हेड वापस से टेल में चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 6 टेल एंड 4 हेड्स। सो इफेक्टिवली कैन यू ऑब्जर्व कि हमने स्टार्ट किया है 6 टेल एंड 4 हेड से, और फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में वी हैव 5 टेल्स एंड 5 हेड्स, ठीक है, अगर सेम कॉइन पे हम फ्लिप कर रहे हैं तो। सेकंड ऑपरेशन के बाद में 6 टेल्स एंड 4 हेड्स, थर्ड ऑपरेशन के बाद में 5 टेल एंड 5 हेड्स, फोर्थ ऑपरेशन के बाद में 6 टेल एंड 4 हेड्स। सो बेसिकली जब हम ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है टेल्स ऑफ हेड्स का, और इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे वापस से रिवर्ट हो जा रहा है। ये तब हो रहा है जबकि सेम कॉइन को फ्लिप करा रहे हैं। जब डिफरेंट को फ्लिप कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बट यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें वापस से रिवर्ट होके 7 ऑपरेशंस के बाद में जाना है और 6 टेल्स 4 हेड्स हमारे पास हो 10 कॉइन्स में, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि 7 ऑपरेशंस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जबकि इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम करें। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? जबकि हम इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस करें, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है। तो ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने किए हैं, वी हैव ऑपरेटेड, वी हैव फ्लिप्ड द कॉइन्स 7 टाइम्स, सो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट वाला सिनेरियो रहा होगा 5 टेल्स एंड 5 हेड्स वाला। सेकंड वाला इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर वो पॉसिबल ही नहीं है और फर्स्ट वाला ही रहा है, तो क्लियर है हमें कि जो बचा हुआ कॉइन है उस पर हेड रहा होगा, बचा हुआ कॉइन है उस पर हेड रहा होगा। बट इस क्वेश्चन के लिए इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अदरवाइज, कि अगर इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो मोर लाइकली हेड मार्क कर सकते हो या कुछ और मार्क कर सकते हो, समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए हेड विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, इसको समझाने का मैं एक दूसरा तरीका देता हूं, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन और समझ में आना चाहिए ये चीज। खुद से तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो 10 कॉइन्स को लेके, ठीक है, बट एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि शायद ये थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आए। ओके, अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या है? शुरुआत में एट द स्टार्ट वी हैव 6 टेल्स एंड 4 हेड्स। ओके, तो ऐसा समझो हम ये कर देते हैं कि टेल्स को दे देते हैं नंबर 0 और हेड को दे देते हैं नंबर 1, ठीक है, तो बाइनरी की तरह बात करते हैं अपन, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 6 टेल्स हैं 4 हेड्स हैं, अब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। लेटर से हमने कह दिया कि शुरू के 6 टेल्स हैं तो दे आर 0, हमने टेल को 0 से रिप्रेजेंट किया है और हेड हमारे 1 से रिप्रेजेंट होंगे, तो 4 हेड्स। सम कितना आएगा? इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें, सम कितना आएगा? सम विल बी इक्वल टू 4। स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 4। अब हम एक वैल्यू को फ्लिप करेंगे, एक वैल्यू को हम फ्लिप करेंगे, और जिस वैल्यू को फ्लिप करेंगे वो या तो 0 होगा तो 0 से 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 1 से 0 हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिवली कितना नेट चेंज आएगा? नेट चेंज आएगा 1 का। नेट चेंज विल बी इक्वल टू 1। अब या तो 1 से डिक्रीज होगा या 1 से इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में या तो नंबर हमारा 4 से +1 हो जाएगा, अगर +1 होगा तो 5 हो जाएगा, या -1 होगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? +1 होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि हमने 0 रिप्रेजेंट किया तो 5 का मतलब हुआ कि 5 विल बी हेड्स
एंड 5 विल बी टेल्स, और -1 होगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 विल बी हेड्स एंड 7 विल बी टेल्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, लेकिन कुछ भी आएगा हमें ये तो दिख रहा है कि ऑड हो जाएगा। स्टार्टिंग सम हमारा इवन था, तो आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन सम विल बी ऑड। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चाहे 5 हो या 3 हो, बट ऑड होगा, ये डेफिनेट है। जैसे ही हम सेकंड ऑपरेशन करेंगे अब इस पे, तो सेकंड ऑपरेशन के बाद भी सम हमारा 1 से चेंज होगा, या तो 1 से इंक्रीज होगा या 1 से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर 5 में हमने 1 का इंक्रीज किया, सो दिस विल बी 6, 1 का डिक्रीज किया, दिस विल बी 4, 3 में 1 का इंक्रीज करेंगे हो जाएगा 4, 3 में 1 का डिक्रीज करेंगे हो जाएगा 2, बट इन एनी केस द सम विल बी इवन, द सम विल बी इवन। आफ्टर ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशन सम विल बी ऑड, आफ्टर इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन सम विल बी इवन। क्या इतनी सी बात समझ पा रहे हो? क्या आउटकम आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है कि हमारा सम क्या होगा। तो ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद में सम विल बी ऑड। और सम ऑड होने का मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि सम में तो हेड ही आ रहे हैं, और इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद में सम आ जाएगा इवन, यानी कि इवन नंबर ऑफ हेड्स होंगे। तो क्लियरली हम बात कर रहे हैं 7 ऑपरेशंस के बाद में, तो एंड में जो हमारा रिजल्ट आया है 9 कॉइन्स में दिख रहा है हमें, 9 कॉइन्स में दिख रहा है, 5 आर टेल्स यानी कि 5 आर 0 एंड 4 आर हेड्स यानी कि 4 आर इक्वल टू 1। तो सम हमारा 4 दिख रहा है 9 कॉइन्स में, इजंट इट सो? ठीक है, और क्योंकि 9 हमने 7 ऑपरेशंस किए, ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए, तो सम शुड बी ऑड, सम शुड बी ऑड। 4 दिख रहा है, यानी कि पक्की सी बात है कि जो कॉइन हमने छिपा के रखा हुआ है, जिसको कवर करके रखा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू हेड, क्योंकि ऑड हमें चाहिए सम टोटल। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, हेड। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? क्योंकि इस अप्रोच से जब भी हमारा हम चेंज कर रहे हैं सिचुएशन को, 0 से 1 कर रहे हैं, स्विच की तरह काम कर रहा है इफेक्टिवली एक तरह से, तो इसलिए हमने इस अप्रोच से समझने की कोशिश की। अगर ये अप्रोच समझ में आया, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस अप्रोच को, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि अप्रोच तुम्हें बहुत पसंद आया, समझ में आया इससे। क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि हेड और टेल वाले से समझने में कंफ्यूजन होता है, ज्यादा टिपिकल है, बट जब 0 और 1 से समझोगे तो ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्लियरली बाइनरी का यूज किया है, बाइनरी मेथड का, बाइनरी सिस्टम का यूज किया है इस क्वेश्चन को समझने में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ हॉलो कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। ये क्वेश्चन मैंने अपना फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें पहला ही क्वेश्चन था, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी जो मेमोरी बेस्ड आया था हमारा एग्जाम में, वो क्वेश्चन रखा था, सेकंड क्वेश्चन यही रखा था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। द डायमीटर ऑफ हॉलो कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। इफ द बॉल इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द कोन, सो व्हाट पोर्शन ऑफ बॉल विल बी आउटसाइड द कोन? विल बी आउटसाइड द कोन। डायमीटर सेम है दोनों का, कोन का भी और कोन के बेस का और स्फेरिकल बॉल का। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। अगर हम इसका डायग्राम बना देंगे तो ये क्वेश्चन हमें फट से क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस एक प्रॉपर सा डायग्राम बनाना है। तो दिस इज द कोन, और कोन का डायमीटर तो हमें गिवन है। अब अगर हम यहीं पे अपना स्फेयर रखने की कोशिश करें तो थिंक अबाउट इट, इस तरह से रखा जाएगा ना। अगर स्फेयर का डायमीटर भी हम साथ में कोन साइड करा दें, बट प्रॉब्लम यह है कि इस केस में ये पोर्शन हमारा बाहर निकल रहा है, तो कोन के अंदर कैसे फिट करोगे इसको? क्या फिट हो पाएगा? नहीं फिट हो पाएगा ये। ठीक है, सो क्लियरली हमारा हाफ द स्फेयर कैन नॉट बी इनसाइड द कोन, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है आउटसाइड, और ये दोनों साइड में आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल सिनेरियो में जब हम रखेंगे बॉल को, तो बॉल अटके इस तरह से, तो अब एग्जैक्ट देखो डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा इस तरह से, बट समझना है कि हमारा डायमीटर समवेयर आउटसाइड आएगा। ठीक है, तो कहीं यहां पे आएगा डायमीटर एक्चुअल में, तो मोर देन 50% विल बी आउटसाइड। और आउटसाइड कितना रहेगा वही पूछा है, तो आंसर विल बी मोर देन 50%, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी द सेंटर। ओके, आंसर आ जाएगा मोर देन 50%। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम देखते हैं कि दिस विल बी द रेडियस, और फिर चीज़ें देख सकते हो, पाइथागोरस से कुछ अप्लाई कर सकते हो, कोई वैल्यूज दी होती है तो फिर उस हिसाब से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस होगा एंड बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ शिप leaves on a long voyage. When it is 18 miles from the shore, a seaplane whose speed is 10 times that of the ship is sent to deliver mail. How far from the shore does the seaplane catch up with the ship? तो जो seaplane है, जो ship है,
सी प्लेन इज लेट अस से एसपी, और जो शिप है उनका स्पीड का रेशियो क्या है? सी प्लेन का स्पीड 10 टाइम्स है शिप का, यानी 10:1 का रेशियो है स्पीड का। और ऑलरेडी जो हमारा शिप है दैट इज 18 माइल्स फ्रॉम द शोर, so this is the ship, it is already 18 miles from the shore। और जब सी प्लेन हमारा फ्लाई करेगा यहां से, ठीक है, और सी प्लेन की स्पीड है 10 टाइम्स, 10:1 का रेशियो है, बीच का डिस्टेंस कितना है इनका? बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी है 18 माइल्स का। ओके, तो नाउ लेट अस से कि ये शिप हमारा एक्स डिस्टेंस जाता है और तब सी प्लेन भी इसको कवर अप कर लेता है, तो सेम टाइम में ट्रेवल किया होगा इन्होंने, सेम टाइम में ट्रेवल किया होगा, टाइम सेम है, इजंट इट सो? तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इन द रेशियो ऑफ स्पीड, जितना स्पीड है उतना ही रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इजंट इट सो? तो जो इनका डिफरेंस होगा डिस्टेंस का भी रेशियो क्या आ जाएगा? 10:1, 10:1 आ जाएगा। तो जो बीच का डिफरेंस है 9 यूनिट से कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 18 माइल्स, दिस विल बी इक्वल टू 18 माइल्स, यानी कि शिप ने उस टाइम में 1 यूनिट डिस्टेंस यानी कि 2 माइल्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जबकि सी प्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 10 यूनिट्स एंड 10 इंटू 2 20 माइल्स। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द शोर डज द सी प्लेन कैच अप विद द शिप। तो हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, यानी 2 माइल्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, विच विल बी 18 प्लस 2 20 माइल्स। तो आंसर विल बी 20 माइल्स। ईजी क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस का बस ये देखना है कि क्या चीज़ फिक्स है, क्या वेरिएबल है, और बातें समझ में आ जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन। आई बिलीव कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया होगा। अगर किसी से मिस हो गया हो तो अब समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होता, लैंग्वेज थोड़ा बहुत मे भी शायद फंसाने वाली लग रही हो कई लोगों को, बट अदरवाइज क्वेश्चन वॉज अ वेरी डूएबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, next question. Two sea trawlers left a seaport simultaneously in two mutually perpendicular directions. Half an hour later, the shortest distance between them was 17 kilometers, and another 15 minutes later, one sea trawler was 10.5 kilometers farther from the original than the other. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि हाफ एन आवर लेटर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 17 किलोमीटर। ओके, और क्योंकि वो पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, एक तरह से दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी द डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर्स। तो क्या क्लिक नहीं कर रहा है यहाँ पे कि डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और 17 हमारा हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो 5 और 5 बोल रहा हूँ 8 और 15 होना चाहिए, 8 और 15 डायरेक्शन होनी चाहिए, इजंट इट सो? भाई एक 8 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, एक 15 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, तभी तो हमारा हाइपोटेन्यूज 17 हुआ है। चांसेस आर, ठीक है, कोई और वैल्यू भी हो सकता है, बट चांसेस आर कि 8 और 15 ही हो। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारा बता रहा है अनदर 15 मिनट्स लेटर, यानी कि हाफ एन आवर के 15 मिनट्स के बाद में, यानी कि 30 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए थे, प्लस 15 मिनट्स के बाद में वन सी ट्रॉलर वॉज 10.5 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम द ओरिजिनल देन द अदर, फार्दर फ्रॉम द ओरिजिनल देन द अदर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एक सी ट्रॉलर का डिस्टेंस डी है तो सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना होगा? डी प्लस 10.5, डी प्लस 10.5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और 45 मिनट्स में ये चीज है, 45 मिनट्स यानी कि 3/4 आवर्स में, तो 3/4 आवर्स में उनकी जो स्पीड का, उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस है 10.5 किलोमीटर। तो स्पीड का डिफरेंस क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1, दैट विल बी 10.5 इंटू 4/3 विच इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज तो यहीं से हमें मिल गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भी हमें इतना तो दिख रहा है कि डिफरेंस हमारा 14 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है और किसी ऑप्शन में 14 का डिफरेंस ही नहीं है। तो ऑप्शन ए अपना क्लियरली आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आती है बात कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है गिवन ऑप्शंस के साथ में। क्लियर है? ओके, अदरवाइज अगर ऑप्शंस में हमें और भी ऑप्शंस में दिख रहा होता 14 का डिफरेंस, तब वहां पे क्या करते हैं, यहाँ सेम चीज अप्लाई करते कि ऑलरेडी हमें 8 और 15 दिख रहा है, डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7 का, हाफ एन आवर में 7 का डिफरेंस है, 1 आवर में 14 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर अननोन वैल्यूज होते तो भी हमें डिफरेंस पता चल जाता। लेटेस्ट से अगर हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो हम ए और बी मान के सॉल्व करते, इसको एक्स और वाई मान के सॉल्व करते। ठीक है, एक वैल्यू एक्स होता, एक वैल्यू हमारा एक्स प्लस 14 होता, और फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के साथ में इक्वेट करते। ठीक है, अपन इसमें पाइथागोरन थ्योरम फिर उस केस में अप्लाई करते, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पाइथागोरन ट्रिपलेट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर एंड 20% पल्प बाई वेट। फ्रेश ग्रेप्स में हमारा 80% वाटर है
और 20% है पल्प। 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स यील्ड 2.5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स। तो 10 किलोग्राम से अगर हमने फ्रेश ग्रेप्स लिए तो उनसे इफेक्टिवली हमें कितना मिल रहा है, हमें 2.5 किलोग्राम्स ऑफ ड्राई ग्रेप्स मिल रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पल्प बाय वेट इन ड्राई ग्रेप्स। ओके, ठीक है। अब क्या चीज़ है, जब फ्रेश ग्रेप से हम फ्रेश ग्रेप्स से ड्राई ग्रेप्स में हम ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या है जो कि नहीं बदलेगा, व्हाट विल नॉट चेंज, डेफिनेटली द पल्प परसेंटेज तो चेंज होगा, बट पल्प का जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। इज़न्ट इट सो? वाटर कंटेंट चेंज होने वाला है, वाटर कंटेंट चेंज होने वाला है। तो इनिशियली हमारा जब फ्रेश ग्रेप्स है 10 किलोग्राम्स, इन दोज 10 kilograms we have 8 kilograms, 80% यानी कि 8 kilograms water and 2 kilograms is pulp। और इससे हम बनाएंगे 2.5 kg ड्राई ग्रेप्स। तो उस ड्राई ग्रेप्स में हमारा कितना होगा, वाटर तो हमें नहीं पता कितना होगा, बट ये पता है कि जो पल्प है वो तो सेम रहेगा, तो पल्प तो 2 kilograms ही रहेगा। और पल्प क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, परसेंटेज निकल आएगा क्लियरली। 2 किलोग्राम हमारा पल्प है इन 2.5 kg ड्राई ग्रेप्स। तो क्लियरली दिस इज 2 by 2.5 which is 4 by 5 or 80%। आंसर विल बी 80%, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All the three roots of the cubic equation x cube minus 10x square plus 31x minus k is equal to 0 are prime numbers. So what is the value of k? Again this question was also in the practice set। और क्या का वैल्यू, अगर थ्री रूट्स हमारे अल्फा बीटा गामा है तो दिस विल बी x माइनस अल्फा। इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे सो दिस बिकम्स x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज इक्वल टू 0। आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। सो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 10 एंड अल्फा बीटा गामा आ गया k। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज ऑल द रूट्स आर प्राइम नंबर्स और सम आ रहा है 10, तो क्या रूट्स होंगे हमारे 2, 3 एंड 5, और तो कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। वन तो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। और इन केस 2, 3, 5 के अलावा कुछ भी और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी, k मल्टीप्लिकेशन है इन सबका 2 इंटू 3 इंटू 5। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस के था, अगर प्लस के होता तो उस केस में हमारा अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस के, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि माइनस के ऑलरेडी है और हमारा माइनस यहाँ पे भी आ रहा है साइन, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू प्लस के, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 30। कंफ्यूज करने के लिए इसलिए माइनस 30 गिवन भी है, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना है, अगर प्लस के गिवन होता है यहाँ पे एंड में, ठीक है, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे एंड में प्लस के होता है, ठीक है, तब फिर हमारा अल्फा बीटा गामा वुड बी इक्वल टू माइनस के, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, तो इस क्वेश्चन में आंसर इज ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a locality, there are 10 houses in a row. On a particular night, a thief planned to steal from 3 houses of the locality. In how many ways can he plan such that no 2 of them are next to each other? कोई भी दो उनमें से अपने मतलब कि अगल बगल वाले हाउसेज नहीं होंगे, अड़ोस पड़ोस वाले नेबरहुड के हाउसेज नहीं होंगे, ठीक है, एडजेसेंट हाउसेज नहीं होंगे। तो क्या अप्रोच हो सकता है, ठीक है। लेट अस से नंबर्स है, हाउसेज को हमने नंबर्ड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट, लेट अस से थीफ ने सबसे पहला हाउस जो सिलेक्ट किया दैट इज हाउस नंबर 1। तो इफ ही हैज सिलेक्टेड हाउस नंबर 1, ठीक है, एक क्रॉस को नहीं लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि क्रॉस का यूज और तरह से करना है। लेट अस से ही सिलेक्टेड हाउस नंबर 1, तो हाउस नंबर के 1 के बाद में वो हाउस नंबर 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, इजंट इट सो? ही कैन नॉट सिलेक्ट हाउस नंबर 2। देन ही सिलेक्टेड लेट अस से हाउस नंबर 4, तो अब इसके बाद में हाउस नंबर 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकता है और बाकी किसी को भी सिलेक्ट कर लेगा, लेट अस से 7 को सिलेक्ट कर लिया। दिस कुड बी अ पॉसिबल केस, इजंट इट सो? Instead, if let us say he selected house number 3 is the first house that he selected, so अब वो house number 4 को select नहीं कर सकता है। Then he selected let us say house number 6, तो house number 7 को select नहीं कर सकता और then maybe he selected house number 9। तो in any combination वो किसी भी house को क्यों ना select करे, when he is selecting the first house he cannot select the next house, and then when he is selecting the second house then he cannot select the next house of that। तो दो houses हमेशा रहेंगे जिनको कि वो कभी भी select नहीं करेगा, Isn't it so? किसी भी केस में there will be 2 houses जिनको वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा, तो उसका सिलेक्शन हमेशा आउट ऑफ 8 हाउसेज होगा। He will also be always be selecting 3 houses out of 8 houses. Is that clear? 8 में से 3 सेलेक्ट करेगा, सो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 8 C3 which is equal to 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial. 3 factorial is also 6, so 56 will be the answer, option A. Clear है?
ठीक है, ओके। इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि आउट ऑफ 10 हाउसेज वो 3 हाउसेज में चोरी करने वाला है, ठीक है, हमने सबको जंबल कर दिया सारे के सारे हाउसेज को, ठीक है, एक ऑर्डर में लगाने हैं पर सबको लेटर से जंबल कर दिया। 7 में तो चोरी नहीं करेगा, तो जो 3 है वो पिक कर लिया हमने, ठीक है। वो 3 हाउसेज कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हो सकते हैं, हमने 7 हाउसेज तो लगा दिए जहाँ पे कि वो चोरी नहीं करेगा। अब ये 3 हाउसेज कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये साथ में नहीं हो सकते, तो इनके लिए हमारे पास प्लेसेस कितनी बची हैं, ठीक है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है बट इससे भी समझ में आएगा, ठीक है, कि हमारे पास अब स्पेसेस कितने अवेलेबल है जहां पे कि 3 हाउसेस हो सकते हैं। टोटल स्पेसेस हैं 8, और इन 8 में से किन्हीं 3 प्लेसेस पे हम रखेंगे हाउसेस को, साथ में 10 हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा 8C3। दिस इज ऑल्सो अ वे टू थिंक अबाउट इट, जब साथ में ना आए तो। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A can do a work in 60 days. K and S can do the same work in 15 days. If A and S can complete the same work in 40 days working alternately, then how many days will K complete twice the work alone? So A is completing the work in 60 days. K and S are doing the same work in 15 days. And A and S are completing the same work in 40 days. यानी कि एक दिन तो A वर्क करेगा, फिर S वर्क करेगा, फिर A, then S and so on. और क्योंकि टोटल 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्किंग अल्टरनेटली, 40 मतलब कि इवन नंबर ऑफ डेज है, 40 डेज का मतलब क्या हुआ कि 20 डेज ए वर्क करेगा और 20 डेज एस वर्क करेगा। तो इफेक्टिवली ऐसा समझो कि अगर ए और एस साथ में वर्क करते तो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर ए और एस साथ में वर्क करते दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क इन 20 डेज। अब 60, 15 और 20 का एलसीएम तो 60 ही आ रहा है, तो ए की एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, क्यू और एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट, और ए और एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी है 1, ए एंड एस की एफिशिएंसी है 3, तो एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट्स, और के और एस की है 4, तो के की एफिशिएंसी भी आ जाएगी 2 यूनिट्स ओनली। वर्क हमारा क्या है, फिर लास्ट लाइन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल के कंप्लीट ट्वाइस द वर्क अलोन। अब क्योंकि ट्वाइस द वर्क की बात कर रहा है, वर्क हमारा डबल हो जा रहा है, तो इनिशियल वर्क हमने माना था 60 यूनिट्स, ट्वाइस द वर्क विल बी 60 इंटू 2 120, और के की एफिशिएंसी है 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन सी। 60 डेज में के विल बी एबल टू कंप्लीट ट्वाइस द वर्क अलोन। क्लियर है, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन अगेन, सो वेरी डूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हर एक एग्जाम में देखो एक इंपॉर्टेंट है कि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस डिस्टेंस के क्वेश्चंस तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं, और दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी डूएबल इन नेचर। तो प्रैक्टिस प्रॉपरली करना है इन टॉपिक्स का हमेशा, अगर नहीं कर रहे हो तो करना है आगे जो भी एग्जाम तुम देने वाले हो, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबको करना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसा करते हो कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस को स्किप मार देते हो, ठीक है, यानी कि टॉपिक्स को ही स्किप मार देते हो ओवरऑल, या ज्योमेट्री को स्किप मार देते हो। कभी भी किसी भी एग्जाम के अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि प्रिपरेशन का तुम्हारा पर्पज़ ये है कि अल्टीमेटली तुम्हें न सिर्फ कॉल आए बल्कि कन्वर्ट भी हो तुम्हारा, तो तुम्हें ये इंश्योर जरूर करना है कि भले ही तुम बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस कर पाओ, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा कितना तुम कंफर्टेबल हो उन टॉपिक्स के साथ में, बट बेसिक्स जरूर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स जरूर क्लियर होना चाहिए कि कोई ईजी क्वेश्चन आए तो तुमसे वो ईजी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो अगर अब तक तुमने चीज़ों को कवरअप नहीं किया है, ज्योमेट्री में लेटर से नहीं किया है, मेंसुरेशन में नहीं किया है, या अलजेब्रा में नहीं किया है, और तुम डर रहे हो, ठीक है, तो यू कैन फॉलो मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, ठीक है, और देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि कैसे हम उन टॉपिक्स को कम से कम टाइम में कवरअप कर सकते हैं, बट थोड़ा बेसिक जरूर कवरअप करना है। और मैं ऐसे वीडियोस बना भी रहा हूँ, तो उनको चेकआउट करना, उसके बाद भी कहीं भी दिक्कत आता है तो ज़रूर मुझे तुम कॉन्टैक्ट करना, एंड वी विल ट्राई टू सी कि कैसे हम चीज़ों को फटाफट से समझ सकते हैं, ठीक है। पर बेसिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is there is a glass cylinder with radius 10. An ant is at the bottom of the cylinder. It is on the outer surface of the cylinder. There is a honey drop on the inner surface of the cylinder that is also at the bottom of the cylinder and diametrically opposite to the ant. What is the shortest distance that ant has to travel to get to the honey drop? Shortest distance क्या होगा to get to the honey drop? Okay. अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है। एक बार क्योंकि आई वॉज नॉट एट द एग्जाम सेंटर, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट आई बिलीव वॉज गिवन। डायगनली अपोजिट तो नहीं था ना, डायमेट्रिकली अपोजिट था, देयर वाज अ सिलेंडर। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 30 मार्क किया है, बट 30 इज नॉट द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द बॉटम। ओके, नाउ एंट हमारा है जो कि आउटर सरफेस पे है, ओके।
दिस इज द एंट, छोटू ही होती है तो छोटी बनाइए, ठीक है। और फिर हनी ड्रॉप हमारा कहाँ पे, हनी ड्रॉप इज ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो एट द बॉटम, बट ये कहाँ पे है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि दिस विल बी द डायमीटर, इनसाइड है बट डायमेट्रिकली अपोजिट है, दिस इज हनी ड्रॉप। ओके, ठीक है। अब एंट को जाना है हनी ड्रॉप तक और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। ऐसा एक तरीका तो ये हो सकता है, यू माइट थिंक, जो कि बहुत सारे लोगों ने सोचा और जिस हिसाब से उन्होंने आंसर किया, कि एंट पहले तो जाए टॉप तक, क्योंकि टॉप तक तो जाना पड़ेगा, सीधे तो जा नहीं सकती, ठीक है, तो टॉप तक जाएगी। और यहाँ पे गिवन हमें क्या है, रेडियस इज 10, ठीक है, और साथ में एक सेकेंड, रेडियस 10 दिया है, नहीं नहीं रेडियस नहीं, डायमीटर 10 था शायद, डायमीटर वॉज 10, ठीक है, डायमीटर 10 था इस क्वेश्चन में, और हाइट भी 10 थी, हाइट वॉज ऑल्सो इक्वल टू 10। तो पहले तो 10 सेंटीमीटर्स एंड जाएगी, फिर 10 सेंटीमीटर्स अंदर की तरफ जाएगी, देन फाइनली डायमेट्रिकली 10 सेंटीमीटर्स और जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 10 + 10 + 10। बट इज दिस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? थिंक अबाउट इट। देखो, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन करना है जहां पे कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। एक तो एंट इज गोइंग वर्टिकली, चाहे वर्टिकली अपवर्ड्स जाए या डाउनवर्ड्स जाए, लेकिन उसको डिस्टेंस तो ऐड ही हो रहा है ना, डिस्टेंस तो इफेक्टिवली ऐड हो रहा है। तो पहले 10 सेंटीमीटर जा रही है, फिर 10 सेंटीमीटर जा रही है, लेकिन इफेक्टिवली कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 10 + 10 यानी कि 20। और फिर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 10, इजंट इट सो? टोटल डिस्टेंस उसको 20 वर्टिकल एंड 10 हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना है, इजंट इट सो? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारा केस बन रहा है। बट सेकेंड केस हो सकता था कि अल्टीमेटली उसको पहुंचना तो हनी ड्रॉप तक है, क्या समहाउ हम इससे शॉर्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं? दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। ओके, तो अगर हम इस पूरे के पूरे सिलेंडर को ओपन अप कर दें, ठीक है, इसके इनर सरफेस को भी ऊपर निकाल दें, ऊपर निकाल दें, एक बार समझ लो कि इनर सरफेस भी अपना फोल्डेड था और हमने उसको ऊपर निकाल दिया, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी एक सेकेंड, लेट अस से कि ये एक A4 शीट है, ठीक है, अपने एंड पे भी तुम एक A4 शीट को लो, A4 शीट को बीच से हमने फोल्ड किया, ठीक है, और बीच से जब फोल्ड कर दिया तो अब ये एक आउटर सरफेस आ रहा है, ठीक है, दिस इज द इनर सरफेस लेट अस से, और इससे एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, इससे एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं। तो अगर हम सिलेंडर इससे फॉर्म करते हैं तो ये एक सिलेंडर बन गया हमारा, ओके, ठीक है, ये एक सिलेंडर हमारा फॉर्म हो गया, क्या बात क्लियर है? अब इस सिलेंडर में देखो कि हमारा जो एंट है वो आउटसाइड होगा एक टिप पे, और इनसाइड में दूसरे साइड पे हमारा, दूसरे साइड पे हनी ड्रॉप रहेगा, ठीक है। अपने एंड पे बनाओगे जब इसको तब समझ में आएगी ये बात, ठीक है, तब ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब मैं एक काम करता हूँ इस पर कि एक एंड पे जो जहाँ पे हमने इसको मिलाया है साथ में, ठीक है, उस एंड पे इन साइड में हनी ड्रॉप है, और उसके ऑपोजिट एंड पे आउटसाइड में क्या है, आउटसाइड में हमारा ये है एंट है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे, क्लियर है? अब जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं इस पूरे के पूरे को, तो इफेक्टिवली क्या होगा कि एक पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा, इस टॉप पे, और सेकंड पॉइंट हमारा आएगा बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में आएगा। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे डायग्राम सामने बनाता हूँ, ठीक है, एक बार अपने एंड पे करके देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बेसिकली जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इनर सरफेस को भी बाहर निकाल दिया, तो एक टिप पे तो ये एंट है हमारी, और फिर ये मिडिल में एट दिस पॉइंट इज हनी ड्रॉप, ओके। और क्योंकि हमने फोल्ड किया था तो यहाँ पे हमारा डायमीटर नहीं आएगा रोल में, रोल प्ले करेगा ये डिस्टेंस विच इज ऑन द पेरीमीटर, हाफ द सर्कमफरेंस, ठीक है, हाफ द सर्कमफरेंस। तो हाफ द सर्कमफरेंस कितना होगा, दिस विल बी पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है टोटल, पाई इंटू आर यानी कि 5 पाई। तो दिस डिस्टेंस इज 5 पाई एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, क्योंकि हमने फोल्ड किया है, इनर सर्फेस को बाहर निकाला है, ठीक है, तो आउटर सर्फेस का 10 हो गया और इनर सर्फेस का 10 हो गया, 10 + 10 दिस इज 20। और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी डायगोनल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो वन साइड इज 20 एंड वन साइड इज 5 पाई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 5 पाई का होल स्क्वायर, 5 तो कॉमन आ जाएगा अपना, ठीक है,
तो 5 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और पाई रफली 3 से थोड़ा सा हायर वैल्यू है, पाई 3.14। अगर ये 3 होता पाई की जगह पे, लेटस से 3 होता तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट करने पे अपना 5 आ जाता आंसर, यानी कि आंसर अपना 25 आ जाता, इजंट इट सो? बट क्योंकि ये 3 से थोड़ी सी हायर वैल्यू है, पाई इज 3.14, तो पाई का स्क्वायर इज रफली 9.85 के आसपास, ठीक है, 9.85। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? दिस विल बी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9.85, यानी कि 26 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 25.85। तो दिस विल बी रफली 5.08, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5.08 समथिंग, तो 25.4243 के आसपास की वैल्यू आएगी आंसर। अगर ये ऑप्शन में गिवन था 25.4243, तो दैट विल बी द आंसर। क्योंकि ऑप्शंस मुझे पता नहीं है, ऑप्शंस जैसा मुझे फीडबैक मिला है उस हिसाब से मैंने ऑप्शंस बनाए हैं। आंसर 25.43 होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं गिवन था, नन ऑफ दीज गिवन था, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ और गिवन था तो फिर भाई एक्सजीएमटी जाने, बट करेक्ट आंसर हमारा 25.43 होगा इस केस में, 30 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? वो समझ में भी आ गया होगा तुमको, क्योंकि 25.43 इज लेस देन 30। क्लियर है? ठीक है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमें कोशिश करना है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें डायगोनली ट्रैवल करना है। एंट के लिए भी स्मार्ट क्या होगा कि वो डायगोनली ट्रैवल करे, ठीक है। ऐसे समझो कि मैं उसका एंट का रास्ता एक बार फिर से बना देता हूं कि एंट इंस्टेड ऑफ यहां से इस तरह से पहले 10 ऊपर फिर 10 नीचे और फिर डायमेट्रिकली जाने के, वो ऐसे करेगी कि वो सीधे सीधे इस तरह से जाएगी और इस तरह से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो यही रास्ता हमने जब ओपन किया है तो ये क्लियरली हमको यहाँ पे इस तरह से दिख गया है, ठीक है। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है ताकि तुमको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाए। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, सबको ये बातें क्लियर हो। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में मेंशन करना, फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 9 रेड बॉल्स, 11 ग्रीन बॉल्स एंड 14 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। तो रेड बॉल्स हैं हमारी 9, ग्रीन बॉल्स हैं 11 एंड ब्लू बॉल्स हैं 14। What is the minimum number of balls that one must pick randomly without seeing them to make sure that he picks at least 2 red balls? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एटलीस्ट 2 चाहिए हमको। वर्स्ट केस सिनारियो लेंगे ऐसे केस में, ठीक है, कि हमें इंश्योर करना है ये बात कि हमें कम से कम 2 रेड बॉल तो मिले ही मिले, ठीक है। एटलीस्ट 2 रेड बॉल हमें पक्का चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा? लेटेस्ट से हमने 14 बॉल्स पिक की। सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करें। अगर हमने 2 बॉल पिक की तो सारी की सारी 2 बॉल्स हमारी सारी ब्लू हो सकती हैं या तो सारी ग्रीन हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि दोनों के दोनों रेड हो। किस्मत बहुत अच्छी हुई, शानदार हुई, तब तो फिर बात अलग की है, ठीक है। पर किस्मत शानदार होती इतनी तो फिर एक्सजीएमटी की तैयारी थोड़ी अभी कर रहे होते, ठीक है। किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है ना, ठीक है। सो क्लियर है, किस्मत तो खराब है, हमें खराब से खराब किस्मत लेके चलना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा? सारी की सारी 2 बॉल्स हमारी रेड नहीं होंगी। अगर 14 बॉल्स हमने ली तो भी हम मान के चलेंगे कि सारी की सारी 14 बॉल्स या तो ब्लू होंगी या कुछ ग्रीन होंगी कुछ ब्लू होंगी, ठीक है। तो 14 हमारी ब्लू है, 11 ग्रीन है। अगर हम 25 बॉल्स भी लेते हैं तब भी वर्स्ट के सिनारियो है, 14 विल बी ब्लू और 11 विल बी ग्रीन, तब भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अब ये बात पक्की है क्योंकि अब ब्लू बॉल्स भी एग्जॉस्ट हो गई हैं, ग्रीन बॉल्स भी एग्जॉस्ट हो गई हैं। तो अब जैसे ही हम 26 बॉल लेंगे तो वी आर श्योर कि 26 बॉल हैज टू बी रेड, ठीक है। तो अब 26 बॉल्स में से पक्की बात है कि मिनिमम 1 रेड बॉल होगी। और जैसे ही 27th बॉल भी लेंगे तो 27 के बाद में हमें पता है कि 27 बॉल्स में से, क्योंकि 14 वर्स्ट के सिनारियो में ब्लू होंगी, 11 ग्रीन होंगी, बट तब भी 2 तो रेड होंगी ना। तो ये तो पक्का है कि मिनिमम 2 होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा वर्स्ट के सिनारियो नहीं होगा ना। तो आंसर विल बी 27। वी शुड पिक 27 बॉल्स। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/3 is less than n upon n plus 4 and n upon n plus 4 is less than 14/3. तो we have to find the number of integral solutions. अब इस क्वेश्चन में 2 कंफ्यूजन है, कमेंट में बताना कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा था क्या। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा होगा, बिकॉज देन फिर इस क्वेश्चन का कोई खास मतलब रह नहीं गया, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा होगा तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट कई लोग जिन्होंने कि कुछ और आंसर मार्क किया, 0 मार्क किया है, सो दे मस्ट बी इन फेवर ऑफ कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा हो। बट इस क्वेश्चन में एक्चुअल में इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा होगा, ठीक है। सो अगर हमारा n पॉजिटिव होगा, n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि n को 0 होने में प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में n प्लस 4 आ रहा है तो n 0 हो सकता है। तो n अपॉन n प्लस 4 क्या होगा? क्योंकि n पॉजिटिव है और n इज लेस देन n प्लस 4, तो n अपॉन n प्लस 4 विल डेफिनेटली बी लेस देन 1। और जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें 5/3 है, 5/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 और 14/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेटली हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन।
यानी कि n निगेटिव होगा वहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। n लेस देन 0 पे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोनों इक्वालिटीज है, दोनों को सॉल्व करते हैं लेस देन 0 पे। पहली इक्वालिटी हमारी आ रही है कि 5/3 इज लेस देन n/n+4, तो n/n+4 इज ग्रेटर देन 5/3, या फिर n/n+4 माइनस 5/3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि एलसीएम ले लिया हमने, सो हो जाएगा 3n माइनस 5 इंटू n+4 डिवाइड बाई 3 इंटू n+4, वो जो हो जाएगा 3n माइनस 5n यानी माइनस 2n माइनस 20/3 इंटू n+4 विच विल बी इक्वल टू -2 कॉमन आ जाएगा, -2 इंटू n+10 अपॉन 3 इंटू n+4, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो n+10 अपॉन n+4 विल बी लेस देन 0, क्योंकि -2 को हमने रिमूव किया है, ठीक है। -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस के साइन को रिमूव मतलब चेंज कर रहे हो तो दिस विल बी लेस देन 0। क्या है, क्लियर है, ठीक है। n+10 अपॉन n+4 शुड बी लेस देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कहाँ पे हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट है -4 पे और एक है -10 पे। और अगर हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए, -4 से ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -10 से नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो निगेटिव वैल्यू आएगी हमारी -10 से लेकर -4 के बीच में। सो आवर सॉल्यूशन शुड बी n शुड बी बिटवीन -10 एंड -4, दैट इज फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड इक्वालिटी की बात करते हैं। सेकेंड इज n/n+4 इज लेस देन 14/3, तो n/n+4 माइनस 14/3 इज लेस देन 0। 3n minus 14n minus 56 upon 3 into n+4 is less than 0. So this becomes 11n minus 56 upon 3 into n+4 is less than 0. अगेन इसमें से हम माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11n plus 56 अपॉन n+4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें n पे मिल रहे हैं, वन इज -4 एंड द अदर इज -56/11 विच इज ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है इनफैक्ट, क्योंकि निगेटिव में बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज -56/11 एंड -4, और क्योंकि हमें इस बार चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा -4 से बड़ा या -56/11 से छोटा, और बीच में नेगेटिव होगा। तो हमारे काम के सॉल्यूशंस ये वाले होंगे। दोनों ही इनइक्वालिटीज में कॉमन क्या है वो चेक करना है हमें। दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट से हमें -10 से -4 के बीच में सॉल्यूशन मिला है, सेकंड से -56/11 से छोटा होना चाहिए, यानी कि n शुड बी बिटवीन -10 एंड -56/11, क्लियर। तो n कैन बी -10 तो हो नहीं सकता क्लियरली, क्योंकि इक्वालिटी नहीं वहां पे, इनइक्वालिटी है। तो n कैन बी -9 -8 -7 एंड -6, -5 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि -56/11 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। सो n के 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, -9 -8 -7 एंड -6, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है, कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x y एंड z, x y इंटू z, x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x -1 + 1 अपॉन y इंटू y -1 + 1 अपॉन z इंटू z -1 + 1 अपॉन x। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें कोशिश ये करना है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का चांसेस है जबकि वैल्यूज इक्वल हो, इजंट इट सो, जबकि क्योंकि परफेक्टली ये सिमेट्रिकल है x y और z में, तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज जब इक्वल होंगे तभी मैक्सिमम सॉल्यूशन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, तभी मैक्सिमम सॉल्यूशन आएगा हमारा। और x y और z में सिमेट्रिकल है तो x y और z शुड बी इक्वल, x इंटू वाई इंटू z 1 है, यानी कि x y और z तीनों को 1 पुट कर दोगे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जैसे ही हम तीनों को 1 पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दिस विल 1 - 1 + 1, और यही तीनों हो जाएंगे, तीनों वैल्यूज हो जाएंगी, तो दिस विल 1 का क्यूब यानी कि 1 ओनली हो जाएगा। तो आंसर विल बी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्लियर है। और कोई भी वैल्यू पुट करके नहीं देखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी केस में जीरो ना हो जाए, मतलब कि कोई वैल्यू जीरो हो रहा हो तो उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, बट क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी हमारा आंसर आएगा मैक्सिमम, क्लियर। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना है, बिकॉज अदरवाइज फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा खा लेगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बाकी जब अलजेब्रा में हम क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे तो और भी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, inequality of p square plus 5 is less than 5p plus 14 and this can be satisfied for integer values of p if, so these were the options। inequality हमारी p square
प्लस 5 इज लेस देन 5p प्लस 14. तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 5 minus 14 is less than 0. This will be p square minus 5p minus 9 is less than 0. ओके, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, b स्क्वायर यानी 25 प्लस 9 इंटू 4, तो क्लियरली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्लियरली ग्रेटर देन 0 आ रहा है. कर्व हमारा कुछ बनेगा इसका, क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है p स्क्वायर का, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा एज एन इट्स, और इसके दो रूट्स हमें मिलेंगे. रूट्स क्या आएंगे, p विल बी इक्वल टू माइनस b यानी कि 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4ac यानी कि अगेन प्लस 9 इंटू 4 प्लस 36 डिवाइड बाई 2a. तो 5 प्लस माइनस रूट 61 बाई 2. ओके, तो 5 माइनस रूट 61 कितना होगा, रूट 61 लमसम कितना होगा, लमसम वैल्यू रूट 61 की आएगी 7.5 से तो ज़्यादा वैल्यू आएगी और 8 से छोटी होगी, बिटवीन 7.5 एंड 8. तो 5 प्लस रूट 61 बाई 2 और 5 माइनस रूट 61 बाई 2 के बीच में p लाई करेगा. और रूट 61 को अगर हम 7.5 भी मान लें तो 7.5 प्लस 5 12.5 डिवाइड बाई 2 6.25. ठीक है, तो रफली 6.25 6.3 के आसपास का वैल्यू आया. दिस इज लेस देन 5 माइनस 7.5, तो माइनस 2.5 बाई 2 यानी माइनस 1.25 के आसपास की वैल्यू आया, 1.25 या 1.2. ठीक है, बीच में आ रहा है, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं मिल रहा था वहाँ पे. ठीक है, सो 6.3 से लेके माइनस 1.25 के बीच में वैल्यू क्या होंगी, p कैन बी इक्वल टू माइनस 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. दीज कुड बी पॉसिबल केसेस. अब ऑप्शंस क्या गिवन है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो नहीं हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 ये दोनों इनइक्वालिटीज तो नहीं चाहिए हमको, तो ये भी आंसर नहीं होगा. p इक्वल टू 6 p इक्वल टू माइनस टू नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा. ठीक है, p लेस देन इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू माइनस 1. प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के साथ में, प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक्चुअल आंसर क्या है कि p शुड बी बिटवीन, आई मीन एक्चुअल आंसर शुड बी -1 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए p. ठीक है, ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, बट यहां पे गिवन है p लेस देन इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू -1. ठीक है, बट जो भी गिवन है उस हिसाब से हम आंसर कर देंगे. ठीक है, प्रॉब्लम इसके साथ में ये है क्योंकि p लेस देन इक्वल टू 6 में तो p -10 भी आ जाएगा. क्या वो सॉल्यूशन है, नहीं, दैट इज नॉट सॉल्यूशन. तो ये इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम है. आइडियली दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, टेक्निकली इनकरेक्ट है, ऑप्शन भी टेक्निकली इनकरेक्ट है. ठीक है, बट क्योंकि रिस्पॉन्स शीट तो रिलीज होगी नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ रेज अपन कर नहीं सकते. आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A jar has a capacity of 120 ounces and it is filled with milk to brim. X ounces of milk is removed and replaced with water. Again 120 minus X ounces of milk is removed and replaced with water. What is the percentage of milk in the resultant solution? यहाँ पे मुझे जानना है कि exactly पूछा क्या था, क्योंकि यहाँ पे X given है. फर्स्ट केस में X ounces रिमूव कर रहे हैं और दूसरे केस में 120 minus X रिमूव कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू कैसे आ सकता है, यानी कि कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं होगा इसका. ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा कि X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू पे हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा. तो क्या मैक्सिमम परसेंटेज पूछा था यहाँ पे, बिकॉज अगर मैक्सिमम परसेंटेज पूछा था क्वेश्चन में तो ऑप्शन बी आंसर होगा, अदरवाइज फिर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अगर इनिशियली 120 है मिल्क, जब पहले X आउंसेस रिमूव कर रहे हैं तो बचेगा कितना, फ्रैक्शन में कितना बचेगा, X आउंसेस रिमूव किया है तो रिमेनिंग विल बी 120 माइनस X आउट ऑफ 120. रिमेनिंग मिल्क विल बी 120 माइनस X अपॉन 120. दिस विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, आई मीन दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ मिल्क. ठीक है, फ्रैक्शन के लिए तो डिवाइड बाई 120 करेंगे. क्लियर है. ठीक है, अगर हमसे परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट केस के बाद में हमारा मिल्क बचेगा 120 माइनस एक्स बाई 120 इन टोटल सॉल्यूशन, मिल्क अपॉन टोटल. ओके, और सेकंड केस में 120 माइनस एक्स को रिमूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा, एक्स लीटर्स बचेगा, रिमेनिंग एक्स आउंसेस बचेगा, तो एक्स अपॉन 120. दिस विल बी proportion of milk in the total solution and this multiplied by 100 will be the percentage. क्लियर है. अगर हमें मैक्सिमम पूछा था यहाँ पे, तो मैक्सिमम के लिए जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी 120 माइनस एक्स और एक्स इक्वल होगा, यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 60, तब मैक्सिमाइज होगा. और एक्स इक्वल टू 60 पे दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 विच इज इक्वल टू 25%. बट अगर एक्स हमारा 60 की बजाय कोई भी और वैल्यू होगा तो इससे लेसर वैल्यू मिलेगा परसेंटेज का. ठीक है, तो कमेंट में एक बार बताना कि यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज पूछा था या फिर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन था यहाँ पे. क्लियर है, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन 25% इज द आंसर, बट आंसर सिर्फ तब होगा जबकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना. ठीक है. देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ऑन सम ट्रक्स पे गिवन था. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था शायद. एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या था वो मुझे नहीं पता, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया है, ट्रक वाले क्वेश्चन को. तो अगर किसी के पास लैंग्वेज हो, किसी को एग्जैक्टली याद हो तो एक बार बता देना. सिमिलरली एक पीएनसी पे शायद है और एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि 10 पर्सन में से सेलेक्ट करना था. दीज वर सम मोर क्वेश्चंस. और अगर कोई और क्वेश्चन भी तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो कमेंट में मेंशन करना. वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट एज वेल. Okay, that's all for this session. Or you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CATZAT-MBA. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर. अच्छा, एक छोटी सी बात और रहेगी जो हमने डिस्कस नहीं की, जिस वजह से पूरा सेशन था, कि अल्टीमेटली कट ऑफ क्या जाएगा. ठीक है, वो भी तो जरूरी है डिस्कस करना. कट ऑफ की बात तो रही गई थी. तो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आई बिलीव, क्योंकि द कट ऑफ इज समवेयर फ्रॉम 40-45 percentile to 55 percentile. ठीक है, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर गर्ल्स, फॉर मेल फीमेल, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल, इंजीनियर नॉन इंजीनियर. सो बहुत तरह के कट ऑफ है. सो एक एस्टिमेट इज कि जो नंबर ऑफ कट ऑफ जो हमारा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेट करेक्ट विल बी बिटवीन 3.5 to 5. ठीक है, 3.5 फॉर डोमिसाइल फीमेल नॉन इंजीनियर. ठीक है, और 5 फॉर मेल इंजीनियर नॉन डोमिसाइल. ठीक है, दिस इज नेट करेक्ट. नेट करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, नंबर की मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं. सो नेट करेक्ट क्वेश्चन शुड बी 3.5 to 5. ओके, दिस शुड बी द कट ऑफ इन माई ओपिनियन. बाकी 3-4 दिन में आ ही जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी. सो दैट इज ऑल. बाय बाय, टेक केयर.